खजूर के वृक्षों की छोटी सी छाया उस कड़ाके की धूप में मानो सिकुड़ कर अपने आप में या पेड़ के पैरों तले छिपी जा रही है। अपनी उत्तप्त सांस से छटपटाते हुए वातावरण से दो चार केना के फूलों की आभा एक तलता, एक चिकनेपन का भ्रम उत्पन्न कर रही है। यद्यपि है सब और सूनापन, प्यासापन रुखाई। उन केना के फूलों के पास ही एक छींट के टुकड़े से अपने कंधे ढके हुए मेरिया बैठी है। उससे कुछ ही दूर भूमि पर एक अखबार बिछाए उसकी छोटी बहन कार्मेन एक रुमाल काट रही है। वे दोनों अपने अपने ध्यान में मस्त हैं, किंतु उनके ध्यान एक ही विषय को दो विभिन्न दृष्टियों से देख रहे हैं। यद्यपि वे स्वयं इस बात को नहीं जानती कि उनके विचार एक दूसरे के कितने पास मंडरा रहे हैं। यद्यपि मेरिया उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वह इसे अपने हृदय का गुप्ततम रहस्य समझती है। कार्मेन की आंखें उसके हाथ के रुमाल पर लगी हुई हैं। वह उस पर लाल धागे से एक नाम काट रही है, जो मेहंदी के रंग से उस पर लिखा हुआ है, मिगेल। नाम के चारों ओर एक बेल काटी जा चुकी है और बेल के ऊपर एक लाल झंडा। मेरिया अपने पास की किसी चीज को अपने चर्मचक्षुओं से भी नहीं देख रही है। केना के फूलों के आगे जो खजूर के दो चार झुरमुट से हैं, उनके आगे जो छोटे छोटे नए गन्ने के खेत हैं, उनके भी पार कहीं जो स्पष्ट किंतु अदृश्य सत्यताएं हैं, उन्हीं पर उसकी आंखें गड़ी हैं। वहां है तो बहुत कुछ। वहां मारकाट है, हत्या है, भूख है, प्यास है, विद्रोह है, पर मेरिया उसे देख ही नहीं रही। वह तो वहां एक स्वप्न की छाया देख रही है। एक स्वप्न जो टूट चुका है किंतु बिखरा नहीं, जो बद्ध हो चुका है किंतु मरा नहीं है। वह मिगेल को याद कर रही है, मिगेल जो जेल में बैठा है, मिगेल जो। पर क्या मन को उलझाने के लिए कोई स्पष्ट विचार आवश्यक ही है? क्या कवि कविता लिखने से पहले उसे लिखने के विचार में और उसके अनुकूल झुकाव में ही इतना तल्लीन नहीं हो सकता कि कविता की अभिव्यक्ति एक अकिंचन, आकस्मिक, द्वैतीयक वस्तु हो जाए? तभी तो मेरिया भी उसकी याद में तल्लीन हो रही है, उसे याद ही नहीं कर रही, उसे याद करने की अवस्था में ही ऐसी खो गई है कि वह याद सामने नहीं आती। मेरिया और कार्मेन साधारणतः इस समय घर से बाहर नहीं बैठती। एक तो धूप गर्मी, दूसरे विद्रोह के दिन, तीसरे घर का काम, और सबसे बड़ी, सबसे भयंकर बात यह कि उन दिनों में वेश्याएं ही दिनदहाड़े बाहर निकलती हैं या वे कुलवधुएं जो भूख और दारिद्र्य से पीड़ित होकर दिन में ही अपने आप को बेच रही हैं, चोरी से नहीं, धोखे से नहीं, धर्मध्वजियों की कामलिप्सा से नहीं, इन सब सभ्यता के अलंकारों के लिए उन्हें कहाँ अवकाश, किंतु केवल 6 आने पैसे के लिए, जिसमें वे रोटी भर खा सकें। मेरिया विधवा है, कार्मेन अविवाहिता, और दोनों ही अनाथिनी और दरिद्र, किंतु वे अभी वहां तक नहीं पहुंची। वे अभी घर में बैठकर अपने टूटते अभिमान से लिपट कर रो सकती हैं, इसलिए किसी हद तक स्वाधीन हैं। आज वे बाहर बैठी हैं तो इसलिए कि आसपास आने जाने वालों को देख सकें और आवश्यकता पड़ने पर पुकार सकें, क्योंकि आज वे अतिथि की प्रतीक्षा कर रही हैं। दोनों ही उद्विग्न हैं, क्योंकि प्रतीक्षा का समय हो चुका है। पेड़ों की छाया अपना लघुतम रूप प्राप्त करके अब फिर हाथ पैर फैलाने लगी है। शायद पेड़ों के चरणों में आसन पाने से निराश होकर उसी प्राची दिशा की ओर बढ़ने लगी है जिससे सूर्य का उदय हुआ था, शायद इस भावना से कि जो सूर्य को कांख में दाब कर रख सकती है, वह क्या उसे आश्रय नहीं देगा। अतिथि के आने की बेला बहुत देर हो चुकी है, पर मेरिया और कार्मेन दोनों अपने कामों या कामों की निष्क्रियता में ऐसी तन्मय दिख रही हैं कि दोनों ही एक दूसरे को धोखा नहीं दे पाती और व्यक्त हो जाती हैं। कार्मेन कहती है, बहन देखो, यह ठीक बन रहा है, तुम सोच क्या रही हो? और मेरिया बिना उसके प्रश्न का उत्तर दिए ही स्वयं पूछती है, हाँ कार्मेन, तू तो कम्युनिस्ट है न पक्की? मैं जो हूँ सो हूँ, तुम यह बताओ कि तुम सोच क्या रही थी? मैं क्या सोचूंगी? तू ही तो अपने झंडे में इतनी तल्लीन हो रही है कि कुछ बात नहीं करती। मैं झंडे में और तुम इस नाम में, क्यों न? कहकर कार्मेन शरारत से हंसती है। चुप शैतान! हंसकर मेरिया एकाएक गंभीर हो जाती है। और कार्मेन भी चुप रहती है, कभी कभी बीच बीच में कनखियों से उसकी ओर देखकर कुछ कहने को होती है, पर कहती नहीं। गन्ने के खेत के इधर एक व्यक्ति आता दिख रहा है। मेरिया स्थिर उत्कंठा से देखने लगी है। कार्मेन ने उधर नहीं देखा, किंतु किसी अलौकिक बुद्धि से वह भी अनुभव कर रही है कि उसकी बहन व्यग्रता से कुछ देख रही है
और वह भी एक तनी हुई प्रतीक्षासी में अपना काम कर रही है। जब वह व्यक्ति पास आ गया तो मेरिया ने उठकर हाथ से उसे इशारा किया और कार्मेन से बोली, कार्मेन, तू भीतर जा, मैं बात करके आऊंगी। कार्मेन एक बार मानो कहने को हुई, मैं भी रह जाऊं, फिर उस वाक्य को एक चितवन में ही उलझाकर चली गई। कहो, सेबेस्टिन, मिलने को क्यों कहला भेजा था? तुम्हारे लिए समाचार लाया हूं। कोई सुनता तो नहीं? नहीं। फिर भी धीरे धीरे कहूं। मिगेल का समाचार है। मेरिया चुप। उसके चेहरे पर उत्कंठा भी नहीं दिखती। वह मैटांजास की जेल में है। यह तो मैं भी जानती हूं। सेबेस्टिन स्वर और भी धीमा करके बोला, वह वहां से निकलकर अमरीका जाने का प्रबंध कर रहा है। मेरिया फिर चुप। पर अब की उत्कंठा नहीं छिपती। उसे धन की जरूरत। फिर सेबेस्टिन संदिग्ध स्वर में बोला, यही मैं सोच रहा हूं। मेरा जो हाल है सो देखती हो, अभी 3 दिन से रोटी नहीं खा रही और तुमसे भी कुछ कह नहीं सकता। और यहां कौन बच रहा है? सभी भूखे मर रहे हैं। मांगू किससे? मेरिया थोड़ी देर चुप रही। फिर बोली, कितना धन चाहिए? सेबेस्टिन ने एक बार तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर कहा, क्या करोगी पूछकर? बहुत। फिर भी कितना? लाओगी कहाँ से? अगर $100 चाहिए तो? 100 चाहिए। तनिक विस्मय से, अगर $200 चाहिए? 300। $300 चाहिए? अब विस्मय को छिपाकर उदासीनता दिखाते हुए, नहीं, चाहिए तो इससे भी अधिक, कम से कम $500 खर्च होंगे। बड़ी जोखिम का काम है। पर इन बातों से क्या लाभ? हो तो कुछ सकता ही नहीं। तुम पूछती क्यों हो? मेरिया चुप है। उसके मुख पर अनेक भाव आते हैं और जाते हैं। सेबेस्टिन उन्हें पढ़ नहीं पाता और सोचता है, यह औरत बड़ी गहरी मालूम पड़ती है, मुझसे बहुत कुछ छिपाए हुए है, जिसका मैं अनुमान भी नहीं कर पाता। मेरिया एकाएक बोली, यहाँ कोई बैंकर है? कोई अमरीकन? हाँ, है तो। क्यों? गिरवी रखेंगे? क्या? शायद कोई खरी चीज हो तो रख लें, पर आजकल गिरवी से बेचना अच्छा, क्योंकि मिलेगा बहुत थोड़ा। पर क्या तुम गिरवी रखना चाहती हो? अभी तो तुम्हारा खर्च चलता होगा। मेरिया ने उत्तर नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद पूछा, उसे निकालने में कितने दिन लगेंगे? दिन क्या? प्रबंध तो है, धन भिजवाते ही वह निकल जाएगा। यहां से मैटांजास भिजवाओगे? प्रबंध करने वाले यही हैं। उन्हीं को देना होगा। उनके पास धन पहुंचते ही वे कर लेंगे, ऐसा मुझसे कहा है। सेबेस्टिन ने एक दबी हुई अनिच्छासी से कहा, मानो अधिक रहस्य खोलना न चाहता हो। हूँ। मेरिया फिर किसी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने उतरे हुए चेहरे से फीके स्वर में कहा, शायद मैं $500 का प्रबंध कर सकूं। तुम रात को आना। तुम? $500? हाँ। मेरा विश्वास है कि कर सकूंगी, पर निश्चय नहीं कह सकती। तुम रात को आना। पर अभी जाओ, रात को आना। अभी बस, अभी बस। मैं कुछ सोचना चाहती हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कहकर मेरिया मुड़कर घर की ओर चली। अच्छा, मैं जाता हूँ, विदा, कहकर सेबेस्टिन चलने लगा, किंतु जब मेरिया अंदर चली गई, तब वह रुककर उसकी ओर देखकर बोला, मेरिया, तुम्हारे पास इतना धन कैसे? यह तो अंधेरे में तीर लग गया है। फिर धीरे धीरे उसके मुख पर विस्मय या आग्रह का भाव मिट गया, उसका स्थान लिया एक लज्जा सा विक्षोभ के भाव ने। पर जब सेबेस्टिन फिर गन्ने के खेत की ओर चला, तब वह भाव मिट गया था, तब वह था पहले सा ही शांतिप्राय, किंचित विस्मित। खजूरों की लंबी छाया अब ठीक केना की क्यारी पर छा रही थी, मानो अनंत पथ पर चलते हुए भी उसके तरल चिकनेपन के भ्रम में पड़कर थोड़ी देर के लिए प्यासी छाया अपनी आंखें ही ठंडी कर रही हो।